नहीं तो इसका सही है हिसाब। बढ़िया है तुम्हारा। चलो, एनर्जी लेवल डायग्राम। वैसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम सिर्फ हम लोग को एटम में ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों में पढ़ने की जरूरत है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, कि 11th में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, 12th में मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए हर एक ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी गड़बड़ा रहा है सब, है ना। 12th वाला एनर्जी जो है सेकंड वाला एनर्जी से मिल रहा है। जो क्लास सेकंड में बच्चे की जो एनर्जी होती है, वो अभी के 12th के बच्चे की एनर्जी से मैच कर रही है। और 12th वाला का एनर्जी और नीचे भी जा रहा है। बेसिक एनर्जी समझा रहा हूँ मैं, कि हर एक ऑर्बिट में अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जैसे फर्स्ट में रहे थे तो एनर्जी कम थी, कम पढ़ना पड़ रहा था, कम याद रखना पड़ता था, कम थ्योरी समझना पड़ता था। सेकंड में गए एक अलग ऑर्बिट हो गया, थर्ड में गए एक अलग ऑर्बिट हो गया, फोर्थ में गए अलग ऑर्बिट हो गया, 12 में आ गए तो एनर्जी अब ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़िया। अभी क्या हो गया, एनर्जी कम हो रहा है। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं इससे भी, इससे रिलेट कर सकते हैं। 12 में जब तुम आ गए क्लास 12th में, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है कि नहीं, तो सबसे छोटी क्वांटिटी हो गई कि नहीं, वो भी निगेटिव की तरफ। निगेटिव में सबसे छोटी क्वांटिटी मतलब इट इज अप्रोचिंग पॉजिटिव, तो तुम्हारी गलती नहीं है, सही है। क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी है हमारी, पॉजिटिव जा रही है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट का बाइंडिंग एनर्जी टुवर्ड्स एजुकेशन, पढ़ाई, वीक हो गया है, इसीलिए पढ़ाई रोक नहीं पा रहा है, निकल जा रहा है बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा, समझा है ना। तो फर्स्ट सेकंड में सब याद रहता था, क्यों, डिनोमिनेटर छोटा था। जैसे 1 रखा जाए यहाँ पे, समझ लो ढंग से लो, एनर्जी 1 रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, -13.6 अपॉन में 1 स्क्वायर। क्लास फर्स्ट में थे तो इतनी एनर्जी थी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत मस्त थे। तुम्हारा दिमाग पढ़ाई को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा था, पढ़ाई इज फ्री इलेक्ट्रॉन, दिमाग इज न्यूक्लियस। जब एन इज इक्वल टू 2 रखा गया तो E2 कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन में 2 स्क्वायर, -13.6 अपॉन में 4। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3.45 है ना, 3.41, 3.41 डिवाइड कर लेना घर बैठ करके, 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सेकेंड में आए, एनर्जी क्या हुआ, -3 पॉइंट हुआ। पहले कितना था, -13 था, अभी -3 पॉइंट हुआ, मतलब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं। तो जो सेकेंड में आए तो पढ़ाई इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव उतनी अच्छी बाइंडिंग होगी, सही। अब मान लो क्लास थर्ड में गए तो -13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन में 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। -1.51 ही है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एनर्जी और कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये। माइनस, जैसे नंबर लाइन पर अगर मैं बना के दिखाऊं इसको, तो मान लो ये 0 है, तो -13 कहीं यहाँ पर होगा, -3 कहीं यहाँ पर होगा, -1 कहीं यहाँ पर होगा। क्या हम लोग पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी वीक होती जा रही है। तो तुम लोगों की गलती नहीं है ये एनर्जी की गलती है, कि जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो पढ़ाई क्या हो रहा है, वीकली बाउंड होता जा रहा है हमसे, ठीक है ना। तो वापस से 12 में हो तुम लोग, तो श्रद्धानुसार या तो इसमें चले जाएं इस ऑर्बिट में, और या तो इस ऑर्बिट में चले जाएं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं जला रहा है। या तो फर्स्ट में दोबारा से नामांकन करवाया जाए, या तो सेकंड में, श्रद्धानुसार, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। एक साथ 1 2 नहीं हो पा रहा है। एनर्जी समझ में आ गया होगा, एनर्जी का मतलब क्या था, कि हर एक ऑर्बिट में सर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के चलता है इलेक्ट्रॉन, या उस ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, सही। इसी सेल को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वाले को के सेल, फर्स्ट वाले को ही बोला जाता है के सेल। के एलिमेंट पढ़े होगे ना, के सेल, एम सेल, एन सेल, के एल, है ना, ठीक है। मेरा भी तो हायर स्टेट में है ना, तो मैं भी तो भूलूंगा।
बाइंडिंग एनर्जी मेरा भी तो वीक होगा। अब इसी तरीके से आगे वालों का लिख दे रहा हूं मैं कि जब n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो E4 जो है वो आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इज इक्वल टू 5 रखा जाएगा तो E5 आता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इज इक्वल टू 6 रखा जाएगा तो E6 आता है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना ही तक जानना है, आगे जानने की जरूरत नहीं है। इतना जानो, बस 6 तक ही जानो, बहुत है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझ लो पहले, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डेट मीन्स फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो होता जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से सुनो, अभी एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाया जाएगा। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर मेरा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो सर ये जो En है हमारा, इसको En लिख लो। En जो है ये टेंडिंग टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ये। ठीक, तो पहले क्या होता है कि जो जो ऑर्बिट है, पहले जो भी ऑर्बिट्स हैं वो एक एक स्पेसिफिक एनर्जी लेकर के चल रही हैं या अलग अलग एनर्जी लेकर के चल रही हैं, और इसको हम लोग दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इन एनर्जीज को क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। तुम्हारा एनसीईआरटी में बनाया गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम तुम्हारा। कैसे बनाते हैं यहाँ देखो, ध्यान से समझते रहो ढंग से। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, जहां पे ये सबसे पहला ऑर्बिट होता है n इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है, अरे लिखा गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर एनर्जी लिखता हूं मैं -13.6 और यहां लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1। अब प्लॉट करते चल रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, n इज इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू है, -3.41 है, तो यहाँ से 13 से 3 पर गया, 10 का उछला है, तो बड़ा गैप बनेगा। यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा सेकेंड एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2 पर। अब देखो 3 से 1.5 पर गया है, तो कम गैप हो गया कि नहीं। पहले देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना का है, ऑलमोस्ट 10 का गैप है। इन दोनों का गैप कितने का है, ऑलमोस्ट 3, 1.5 का है ना, 1.5, लगभग 1.5 या 2 का गैप है। तो यहाँ से इतना गैप नहीं बनेगा, अब गैप क्या होता जाएगा, अब कम हो गया। यहाँ पर ये गैप कम कर दिया मैंने, n इज इक्वल टू 3 है, और सर ये होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अब देखो यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप कितना है, लगभग 0.7 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगभग 0.7 का गैप आ रहा है। तो इस गैप, ये गैप कितने का था, 1.5 का था, इससे भी छोटा गैप हो जाएगा। तो गैप देख रहे होगे तुम कि कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं कम, n इज इक्वल टू 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 4 पे। अब यहाँ देखो जरा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, लगभग 0.3 का गैप है, यहाँ 0.7 का गैप था, यहाँ 0.3 का गैप हो गया। गैप और कम हुआ कि नहीं हुआ, और गैप कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे n इज इक्वल टू 5 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अब इन दोनों में गैप देखो, लगभग 0.2 का गैप है, कम हुआ कि नहीं, गैप कम होगा 0.37 E6 पे, और इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे n इज इक्वल टू 6 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आती बात समझ में। अब यहाँ तुम्हें एक चीज को ऑब्जर्व करो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सब लोग यहाँ देखो ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं अभी। यहाँ तुमको दिख रहा है कि पल पल गैप कम होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा सर, जब मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, एनर्जी जीरो होती जा रही है कि नहीं, एक समय ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना क्या आने वाला है समय, कि एक सर्टेन पॉइंट पर एनर्जी जो है, एनर्जी लाइंस इतनी पास पास हो जाएंगी कि तुम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, और ये एक तरीके से तुम्हें क्या दिखाई देगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा कि नहीं देगा, बोलो। इतनी पास पास हो जाएंगे, ये तो फिर भी मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूं मैं, इतना पास हो जाएगा कि ये क्या दिखाई देने वाला है, एक तरीके से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस बैंड तुमको दिखाई देगा, अलग अलग एनर्जी नहीं दिखाई देने वाली हैं।
आ रही बात समझ में, क्योंकि गैप कम होता जा रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे एनर्जी चिपक चिपक करके आएंगी, और तुम उसको अगर दूर से देखते हो या एज अ होल देखते हो तो तुमको क्या दिखाई देगा, वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, लाइन स्पेक्ट्रम तुमको नहीं दिखाई देने वाला है। तो यही चीज बोला जाता है इसमें कि जब भी एन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो हमारा जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के जैसा दिखाई देगा हमको, रहेगा लाइन ही वो, लाइन ही है वो। लेकिन कई सारे लाइन को एकदम चिपका चिपका के रखोगे और दूर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, वो पूरा एक कंटिन्यूअस चीज दिखाई देने वाला, लाइन तो तुमको आभास होगा नहीं। तो यही चीज होता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, इसको बनाओ जरा। कोई डाउट है तो बोलो इसमें, कोई डाउट है तो बोलो। और इसी में वो भी हम लोग देख लेते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज को भी। लाइमन सीरीज क्या बोलता था, कहां से कूदेगा, लाइमन सीरीज कहां से कूदा रहा था, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे, यहां से यहां ये जंप करेगा तो कौन सा सीरीज, लाइमन। यहां से यहां ये जंप करेगा तो कौन सा सीरीज, लाइमन। यहां से यहां जंप करेगा तो कौन सा सीरीज, लाइमन है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये हो गया लाइमन सीरीज। लाइमन के बाद कौन सा था, बामर सीरीज था। बामर क्या बोलता था, सेकंड पे जंप करेगा। तो यहां से यहां जंप किया तो बामर सीरीज, यहां से यहां जंप किया तो बामर सीरीज, यहां से यहां जंप किया तो बामर सीरीज। तो ये हो गया बामर सीरीज। उसके बाद कौन सा था, पास्चन सीरीज था। पास्चन थर्ड में जंप कराता था, तो यहां से यहां जंप किया तो, और यहां से यहां जंप किया तो, दो दो ही बना लो, ज्यादा मत बनाओ। ये हो गया पास्चन सीरीज। उसके बाद कौन सा था, ब्रैकेट था, बहुत बढ़िया। यहां से इधर जंप किया, चाहे यहां से जंप किया तो क्या हो जाता था, ब्रैकेट सीरीज हो जाता था। और लास्ट क्या था, पंड सीरीज था। यहां से इसमें जंप किया, चाहे यहां से इसमें जंप किया, चाहे और ऊपर से कहीं से भी जंप कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बनाता था हमारा, पंड सीरीज बनाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी इसी में दिखा सकते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम में ही हमने स्पेक्ट्रल सीरीज को ही पढ़ लिया कि अगर सेकंड से फर्स्ट में आता है, थर्ड से फर्स्ट में आता है, फोर्थ से फर्स्ट में आता है, फिफ्थ से फर्स्ट में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्चर, ये बनेगा ना लाइमन सीरीज। फिर बामर बनता है, फिर पास्चर बनता है, ब्रैकेट फंड। लाइमन में किस रीजन का वो स्पेक्ट्रम विजिबल था, अल्ट्रावायलेट। बामर में विजिबल था, बाकी तीनों में इंफ्रारेड। याद रखना इस चीज को, अल्ट्रावायलेट, इन विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। सही है क्या, कोई दिक्कत, ठीक। तो समझ में आ गया होगा एनर्जी लेवल भी, और तुम लोग के पढ़ाई में मन न लगने का भी रीजन समझ में आ गया होगा, यही है एनर्जी सही। ठीक है नहीं, मैं समझा दिया, देखे इसे, इसे थ्योरी को रिलेट किया जाता है। अब एक ये छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में, जो हाइड्रोजन के जैसा बिहेव कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला ये हम लोग पढ़े थे, ये होता था ना, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखा था और सारी वैल्यू पुट किया तो ये आया था कि नहीं आया था। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि नहीं, एनर्जी इज नथिंग बट -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोल सकता हूँ कि नहीं मैं, अरे बोल सकते हैं भाई, हाइड्रोजन के लिए 1 था, जेड की वैल्यू 1, इन्हीं सारी वैल्यूज की ये पुट किया गया था, तो ये आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जेड तो 1 था, तो 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, 1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू रहने वाली है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे हीलियम पे प्लस चार्ज, हीलियम प्लस चार्ज, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया तो एक बचेगा, हाइड्रोजन जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा वो। लिथियम +2, लिथियम में 3 होते हैं, दो को इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, वो भी हाइड्रोजन जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अरे तुम लिखती क्या रहती हो हमेशा, कंप्लीट नहीं हो रहा, जब देखो तब लिखे रही है। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये हाइड्रोजन जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। लिथियम में से 2 निकाला तो ये इसके जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। अब इनका एनर्जी कितना होता है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं, निकाले हम लोग पहले से। तो अगर हीलियम की मैं बात करूं, मैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट बता रहा हूं, बाकी तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहना। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात करूं मैं, हीलियम प्लस के केस में, हीलियम प्लस के केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी, En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर तो रहेगा ही। जेड की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी रखी जाएगी हीलियम के लिए, हीलियम में जेड कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होता है, 2 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -54.4 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था -13.6 बाई एन स्क्वायर, तो हीलियम के लिए कितना हो जाएगा -54.4 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तुमको सिर्फ ग्राउंड स्टेट याद रखना है, कंपैरेटिव एग्जाम में पूछता है। ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए ग्राउंड स्टेट के लिए। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं Li++, एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर, जेड की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे कि नहीं, अरे जेड का मतलब होता है क्या एटॉमिक नंबर ही होता है ना, फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है इतना। इसको जब सॉल्व करोगे लोग तो वैल्यू आएगी -122.4, इसको जब गुणा भाग करोगे तो -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एन स्क्वायर आएगा। अब लिथियम की अगर बात करूं मैं ग्राउंड स्टेट में, लिथियम का ग्राउंड स्टेट में कितना हो जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट मीन्स एन इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू विल बी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन के जैसा मैं बिहेव करा सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को कम करके। He+ मतलब 1 रहेगा हाइड्रोजन, लिथियम+2 मतलब 1 रहेगा, ये भी हमारा हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर सकता है। बोर्ड में तुम्हारे सिर्फ हाइड्रोजन ही दिया गया है, बट हाइड्रोजन के जैसा जो जो बिहेव कर सकता है वो भी पूछा जा सकता है तुमसे। तो समझ में आ गई बात, ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी के लिए पूछेगा तुमको जेड की वैल्यू पुट करनी है, और एन का मतलब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट्स। जैसे ये एन इज इक्वल टू 2 3 4 क्या था हमारा एक्साइटेड स्टेट थे, ये हमारा आयोनाइजेशन एटम्स था अनबाउंडेड। ठीक, अब हमारा जो है डी ब्रोगली हाइपो एक्सप्लेनेशन है, उसको नेक्स्ट में देखा जाएगा।